अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हुए या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सिंगल एलिमेंट कभी भी हेल्प आउट नहीं करते। अब ये नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, आप कह सकते हो लास्ट टॉपिक आपका है क्रोई। अब ये जो आपने सारा पढ़ा, रिएक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन, ये आप हवाई बातें नहीं है, ये बेसिकली आपके पास इन रियलिटी होती है। लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है, आपकी स्टील खराब होती है, मेटल खराब होती है, उसके पीछे ये सारे के सारे यही तो रिएक्शन है। आपकी गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रही है, कोई इक्विपमेंट चल रही है और उसके साथ यही रिएक्शन है दोनों को रिस्पॉन्स। तो आपने ये नहीं समझना ये कोई हवाई बात है, ये आपकी इन रियलिटी बात। सबसे पहला है क्रोइन। क्रोइन इज अ नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। नेचुरल है तो ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। नेचुरल का मतलब है खुद ब खुद होता है, इन्वायरमेंट की तरफ से होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और केमिकल यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दैट अकर्स, वो तब होता है मेटल रिएक्ट विद एनवायरनमेंट, जब मेटल इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करती है। और मैं अगर आपको हीट दूं तो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट, मेटल उस एयर के साथ रिएक्ट करती है, उस ऑक्सीजन के साथ तो क्या करती है, लाइक अब आगे देखोगे वो उसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होते हैं और नेचुरली परफॉर्म। So we have, if क्रोइन इज अ नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्रोइन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स, जो होता है व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, जब मेटल अपने ही एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करे। लाइक आप मेटल को हवा में रख दोगे, खुले में रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा। इन दिस रिएक्शन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड मॉइस्चर इन दैट, और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करती है। क्रोइन कन्वर्ट्स रिफाइंड मैटर्स। क्रोइन क्या करती है, रिफाइंड मेटल्स जो आपके पास होती हैं, प्योर मेटल्स जो होते हैं, टू द मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स। मेटल, आप यहाँ पे ये कह लो कि मेटल की ऑक्सीडेशन, मेटल्स के साथ आकर ऑक्सीजन अटैच कर, मेटल्स के साथ आकर ऑक्सीजन अटैच करती है और इसमें स्टेबल मेटल ऑक्साइड बन जाता है। एंड इट कैन काज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द स्ट्रक्चर, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट। और इसके वजह से जो स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, आपको इसके जो जितनी भी गाड़ियां वो मेटल से मिलकर बनती है ना, तो वो सारा और इक्विपमेंट्स भी खराब हो जाते हैं। मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, यानी मेटल है
हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट, वो जो हवा की ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ आकर अटैच हो जाएगी, वो मेटल ऑक्साइड बना देगी, तो वहां पे क्लोरीन हो जाएगी। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन इज द रस्ट ऑन आयरन, जो लोहे को जंग कर, मेटल तो कोई भी मेटल हो सकता है ना। अब हम स्पेसिफिकली लोहे की बात, ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर आयरन टू रस्ट। ऑक्सीजन एंड वाटर बहुत जरूरी है कि हमारे आयरन को रस्ट लगे, आयरन को जंग लगे। क्लोरीन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्लोरीन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अ रीजन ऑफ मेटल सरफेस, एक मेटल की सरफेस के ऊपर जो एक इलाका है, एक एरिया है, दैट हैज रिलेटिवली लेस मॉइस्चराइजर, जहां पर इतना मॉइस्चर नहीं होता, इतनी नमी नहीं होती, उसे हम एनोड के तौर पे कहा। विल आयरन ऑक्सीडाइज इन दिस रीजन, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। आयरन जो सॉलिड में होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अनदर रीजन ऑफ सरफेस, एक और रीजन जहां पर ज्यादा मॉइस्चराइजर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर मीन वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं कैथोड के तौर पर है। द इलेक्ट्रॉन रिलीज इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और आयंस। दोबारा हम बात करते हैं कि मेटल के ऊपर ही एक रीजन होता है। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पे पढ़ा था, अब पता नहीं आपको वो याद है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एनोड और कैथोड, आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोड यानी आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इनको हम अटैच करते हैं, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है लाइक उसके ऊपर हमारे पास, उसको हम एनोड ही बोलेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसको हम कैथोड ही बोलेंगे। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आयन बनते हैं, हमारे पास आयन बनते हैं, तो हमारे पास कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, कैथोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड के ऊपर होती है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होती है? जैसे अभी हमने देखा कि एनोड के ऊपर आयरन था, उसने आयरन आयन बनाया और साथ में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, ये होगी ऑक्सीडेशन। यही इलेक्ट्रॉन अब कैथोड के ऊपर जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, वहां पर वाटर है, वहां पर ऑक्सीजन है, वो इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो क्या बना देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस बना देंगे, और यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। तो एनोड और कैथोड दो रीजन्स होते हैं, या आप कह लें कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो एनोड पॉजिटिव है वो रिडक्शन कर परफॉर्म करता है, कैथोड नेगेटिव है और वो ऑक्सीडेशन। तो ये सिंपल आपके पास रिएक्शंस है इस तरह से। द आयरन आयन फॉर्म एट द एनोडिक रीजन्स, वो जो आयरन आयंस बनेंगे जो एनोडिक रीजन के पास जाएंगे तो द कैथोडिक रीजन। मेटल का एक सरफेस जो एनोड के तौर पे काम करेगा, मेटल का दूसरा सरफेस जो कैथोड के तौर पे काम करेगा। आयरन आयंस क्या करेंगे, एनोड रीजन से कैथोड रीजन की तरफ जाएंगे, जहां पर मॉइस्चर होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो कंपाउंड बना देंगे। अब आयरन पहले जैसा आयरन तो नहीं रहा ना, आई रिपीट, वो आयरन पहले जैसा आयरन तो नहीं रहा, उसने तो ऑक्साइड बना दिए हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि हम तंग लग गया। प्रोसेस समझ आ गया? क्रोयन इस वजह से होती है लाइक जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है, उसके साथ आकर ऑक्सीजन अटैच होगी, वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो ऑक्सीजन आएगी इन्वायरमेंट से। आई रिपीट, आपके पास मेटल है और मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, वो कहाँ से ऑक्सीजन आती है, वो नेचुरल, ये नेचुरल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। गुड।
अब यहाँ पे हम इनके प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे इनसे बच सकते हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी हमने, और हमने कहा था रिफाइंड मेटल्स। अगर आपकी मेटल प्योर फॉर्म में होगी तो उसके क्रोयन के चांसेस ज्यादा है, अगर तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होगी तो उसके क्रोयन के चांसेस कम है। और हम उसके ऊपर पेंट भी लगा देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। सो ये सारी चीजें हैं, वन बाय वन चीजों को देखते हैं। क्रोयन इज अ वाइड स्प्रेड इशू। क्रोयन बहुत बड़ा इशू है दैट अफेक्ट इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करता है, एवरीडे ऑब्जेक्ट और रोजमर्रा की चीजों को भी अफेक्ट करता है। क्रोयन जो है वो वाइड स्प्रेड इशू है। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा फैलने वाला। दैट अफेक्ट इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स और रोजमर्रा की चीजों को अफेक्ट करती है। Therefore, understanding Korean and implementing preventive measures, कोरियन को समझना और प्रिवेंटिव मेजर, इनसे बचने के तरीकों को इम्प्लीमेंट करना आर क्रूशियल, बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्रोयन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, महफूज कर सके। द फर्स्ट वन इज अ कोटिंग विद द पेंट, कि हम क्या कर सकते हैं, पेंट की कोटिंग कर सकते हैं। क्रोयन कैन बी प्रिवेंटेड, हम क्रोयन से बच सकते हैं बाय अप्लाइंग, अगर हम बना दें बाय अप्लाई करते प्रोटेक्टिव कोटिंग, किसी भी प्रोटेक्टिव कोटिंग के। यानी हम यहाँ पे ये जो सिंपल है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रेड कलर के मेटल है, बट मैं अगर यहाँ पे कोटिंग कर दूं, मैं यहाँ पर एक लेयर लगा दूं, यानी ये बैरियर यहाँ पे बन जाएगा मेटल के ऊपर, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और वाटर है उसके साथ रिएक्ट ही ना कर पाए, वो क्या हो, वो रिएक्ट ही ना कर पाए, और यहाँ पे मैं एक बैरियर सा बना दूं। ये कोटिंग है, पेंट की कोटिंग। पेंट की भी कर सकते हैं, एपॉक्सी, यहाँ पे एपॉक्सी केमिकल का नेम है, उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि बैरियर बना देता है, क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन मेटल सरफेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। मेटल की सरफेस और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान आपका एक बैरियर बन जाएगा। पेंट इज चीप, क्योंकि पेंट बहुत चीप है, आपको इजीली अवेलेबल है एंड कैन बी अप्लाइड इजीली, और आप इजीली लगा सकते हैं। पेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट मैनी एवरीडे स्टील ऑब्जेक्ट्स। पेंट को हम रोजमर्रा के कई स्टील ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार हैं, ट्रक्स हैं, ट्रेन हैं, बाइक्स हैं, ब्रिजेस हैं। पेंट आल्सो प्रोवाइड विजुअल अपील, पेंट्स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एलोइंग है। एलोई का मतलब है कि आप क्या करो, किसी दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दो, आप दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दो। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बॉक्स है और मेरे पास यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, ये जो मैं ब्लू में बना रही हूँ, मेरे पास आयरन, जैसे मैंने आपको क्रोयन में आपने पढ़ा था ना, रिफाइंड मेटल, प्योर मेटल, आप प्योर रहने ना दो, इसी के साथ आप ऐड कर दो किसी और मेटल के मॉलिक्यूल्स, आप इसमें ऐड डिफरेंट रेशियो के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। सो वहां पर क्या होगा आपके पास, अब ये प्योर मेटल तो नहीं रहेगी ना, ये रिफाइंड तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं एलॉय। अब ये जो एलॉय है ना, ये सिंपल मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो एलॉय है ये मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम क्या करते हैं एलॉय में, आपने अक्सर देखा होगा स्टेनलेस स्टील, डिफरेंट तरह के स्टील आपके पास हैं, अगर आप कभी आपका ऐसा मौका मिला है कि आप
कोई बर्तन खरीद सकें, यूटेंसिल्स वगैरह ले सकें, या इवन व्हीकल्स लेने भी जाएं तो वो आपको बताते हैं कि इस मटेरियल से बनी है, ये इस मटेरियल से बनी है। वो एक ही मटेरियल के आपको डिफरेंट टाइप्स बता देते हैं, ये स्टील के वो टाइप है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये सिंपल स्टील है, ये प्योर स्टील है, प्योर स्टील के बर्तन है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। तो वो सारे क्या है, इन्हीं बेसिस पे डिवाइड हुए हुए होते हैं। सो एलॉय, द टेंडेंसी ऑफ आयरन टू ऑक्सीडाइज, कि जो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है मीन्स कि उसमें से ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है, कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, हम कम कर सकते हैं बाय अलॉइंग इट विद अनदर मैटर, कि अगर हम उसको दूसरे मेटल के साथ अलॉय में जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल एडिंग क्रोमियम टू द आयरन, हम क्रोमियम में आयरन ऐड कर देंगे तो क्या बना जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू क्रोयन, जो कि क्रोयन से बचा देता है। नेक्स्ट वन, कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, आप क्या करो, एक और मेटल की लेयर क्रिएट कर दो, यानी आप पेंट की लेयर तो करो, ये वो तो आपके पास एक सोल्यूशन है, बट उसके साथ आप किसी और मेटल की लेयर भी ले सकते हो। मेटल्स डेट रेडिली करोट, मेटल्स जो बहुत जल्दी क्रोड होती हैं कैन बी प्रोटेक्टेड, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय कोटिंग विद इन अदर अनदर मेटल ऑफ दैट रेजिस्ट कोटिंग, कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेटल है, लेट्स से आपके पास आयरन ही ले लेते हैं, ठीक, मेरे पास एक आयरन प्रेजेंट है, लेट्स से आई हैव अ प्रेजेंट ओवर हियर, और ये आयरन बहुत इजीली क्रोड हो जाती है। अब मेरे पास एक और मेटल है जिंक, और जिंक इजीली क्रोड नहीं होती, तो मैं क्या करूंगी, आयरन के ऊपर इस जिंक की कोटिंग कर दूंगी, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दूंगी। ये ब्लू में मेरे पास क्या है, इन द ब्लू आई हैव आयरन एंड ओवर द पिंक आई हैव जिंक। आयरन बहुत इजीली क्रोड हो जाती है, उसमें क्रोयन बहुत तेजी से होती है, जिंक आपके पास क्रोड नहीं होती, और वो ये मतलब लाइक उसमें रस्टिंग नहीं लगती। सो वो मैंने क्या किया, आयरन के ऊपर, ये सारी मेरे पास आयरन, ठीक, और उसके ऊपर मैंने छोटी सी कोटिंग कर दी जिंक। मेटल्स डेट रेडिली क्रोड, मेटल्स जो बहुत इजीली क्रोड हो जाते हैं कैन बी प्रोटेक्टेड, आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, आप किसी और मेटल की वहां पे कोटिंग करके उसे आप इजीली बचा सकते हो, दैट यूजेस क्रोयन, इसमें क्रोयन नहीं होती। दिस कैन बी डन बाय टाइनिंग गैल्वेनाइज इलेक्ट्रो, अब इसको करने के, इस कोटिंग को करने के आपके पास तीन मेथड है। इस कोटिंग को यानी जिंक के ऊपर अगर आयरन की कोटिंग आ रही है, इसको करने के आपके पास तीन मेथड है। द फर्स्ट वन इज अ टाइनिंग, galvanizing and electroplate. Tining में in the process of tin plating, clear iron sheet is dipped in a bath of molten tin. tin जो है वो आपके पास molten state में आएगी। टाइनिंग में क्या है, हमारे पास जो टीन है उसमें आपके पास molten state आएगी, यानी पिघली हुई हालत में आपने उसको लेना है, देन आपने उसको डिप कर देना है, आयरन की शीट को लेना है, टीन आपने पिघली हुई हालत में लेना है। आप जब उसे डिप कर दोगे, इट इज देन पास थ्रू, उसे आप डिप करके निकाल लोगे और फिर उसे हॉट रोलर से गुजारोगे, आप उसे लाइक डिप करके निकाल लोगे एंड देन यू हैव टू पास थ्रू द हॉट रोलर्स, आप हॉट रोलर से गुजारोगे तो जो है आपके पास आयरन के ऊपर इजीली एक शीट बन जाएगी। टिन प्रोटेक्ट्स आयरन इफेक्टिवली, टिन जो है आयरन को प्रोटेक्ट करती है, सिंस इट इज वेरी स्टेबल, वो बहुत स्टेबल है, कि ये आपके पास शीट है, सिंपल आयरन की शीट है। आपने क्या करना है, एक लिक्विड लेना है और उसके अंदर टिन है, बट ये कौन सी स्टेट में है, मोल्टन, पिघली हुई हालत में है, लिक्विड फॉर्म में आप कह सकते हैं आपके पास टिन है। ये क्या है, आयरन की शीट है, और ये आपके पास क्या है, टिन है जो कि प्रेजेंट। आपने क्या करना है, इसे डिप कर देना है नीचे, आप इसे डिप कर दोगे, जब आप डिप करोगे तो उसके ऊपर पूरी की पूरी टिन की लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर टिन की लेयर आ जाएगी। तो अब आयरन के ऊपर टिन, टिन मेटल है ना आपके पास जिसका सिंबल SN है, टिन मेटल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है
कि आप क्या कर रहे हो, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर रहे हो। तो टाइनिंग का मतलब है कि हम टिन को करेंगे। टिन एक मेटल है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, इसी तरह आपके पास टिन भी एक मेटल है और हम उसकी कोटिंग कर रहे हैं। वो मोल्टन स्टेट में था, वो इजीली आपके पास आ गया। सो आप यहाँ पे देखो तो ये पहले आपके पास आयरन शीट थी, बट अब इसके ऊपर सारा आपका टिन आ गया, सारा इसके ऊपर आपका टिन आ गया। जब ये आपके पास टिन आ गया, ओके लेट मी राइट, तो अब आप इसे रोलर से गुजार लोगे। रोलर से गुजार, थोड़ा सा ठंडा करोगे, हम इसे थोड़ा सा कूल करते हैं और फिर आप उसे रोलर से गुजार लेते हो। और रोलर से गुजारने के बाद आपके पास ये वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगी। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट। आपने एक साफ सुथरी आयरन की शीट लेनी है इन अ हॉट जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की शीट ले लेनी है, फिर आप उससे बात करेंगे, हीट करेंगे, फिर आप उसको रोल करेंगे जिंक बात में, और फिर आप उसको कोल्ड कर लेंगे तो आयरन के ऊपर अब क्या आएगी, जिंक की कोटिंग आ गई। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस को यूज करते हैं और एक मेटल से दूसरी मेटल उसके ऊपर आ जाती है। मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को थोड़ा सा बता देती हूँ, बट वो सिर्फ आपका कंसेप्चुअल वे में होगा। बाकी जो अगर ये जो लाइन लिखी हो ये सिंपल भी आप लिखोगे तो दैट्स ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस में हमारे पास सबसे पहले एक बीकर, एक कंपाउंड लेते हैं, उसके साथ आपने दो ले लेने हैं इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, और साथ आपने इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी हम अटैच कर लेते हैं। एक आपका एनोड होगा, एक आपका कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लेने हैं जो कि आयंस में कन्वर्ट करता है। लेट्स से कि ये आपके पास आयंस आ जाएंगे। ऑफ कोर्स के एनोड पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो चार्ज होते हैं ये फिर ट्रेवल करेंगे कैथोड के ऊपर और ये उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस होगा। बट यहाँ पे आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस की एक एप्लीकेशन होगी। आप बस सिंपल ये लिख दोगे, यहाँ पे मैंने आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वे में बताया है। नेक्स्ट है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। Cathodic protection are also called as superficial protection. This is the process in which the metal to be protected from corrosion is made cathode and connected to an active metal such as magnesium and aluminium. इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो मेटल है आप उसे कैथोड की तरह बनाते हो, वो क्या करती है, कैथोड की तरह पे एक्ट करती है। फिर आप उसे एक एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम और आयरन है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। These metals are more active than iron. अब वो मेटल से ज्यादा, आयरन से ज्यादा जो है वो आपके पास एक्टिव होंगे, वो एनोड की तरह काम करेंगी। सो मोर एक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड सेव आयरन फ्रॉम द क्लोरीन। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा पहले मेथड में हम क्या यूज कर रहे थे, हम वो मेटल्स यूज कर रहे थे जो कि खुद को इतना ज्यादा क्रोयन नहीं होने देती है। पहले मेथड में, मेथड नंबर 3 में हमने क्या यूज किया था, हमने वो मेटल्स यूज की थी जो खुद को बहुत ज्यादा क्रोड नहीं होने दे रही थी। बट नाउ हम वो मेटल यूज कर रहे हैं जो खुद को बहुत ज्यादा क्रोड होने देते हैं, जो आयरन से भी ज्यादा क्रोड हो सकते हैं। तो हम उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो वो आयरन तो बाद में क्रोड होगा, पहले तो वो होगी ना, और वो आयरन को क्रोयन से बचा लेंगी। Cathodic protection is employed to prevent iron in steel structures as pipe, tank, oil rigs in the moist underground and marine environment. ये सारा क्योंकि जो अंडरग्राउंड एंड मेरीन इन्वायरमेंट है ना उसमें आपका पेंट शेंट भी जो है ना इतना काम नहीं करता। तो पाइप, टैंक्स वगैरह जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा वाटर है तो वहाँ पर आप ये मेथड यूज कर सकते हो। द लार्ज बार्स ऑफ मैग्नीशियम आर यूज टू हेल्प प्रोटेक्ट द शिप अगेंस्ट रस्ट। आप क्या करोगे, मैग्नीशियम है आपके पास, आयरन है, ये क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम और आयरन क्या करते हैं, ये आयरन से जल्दी
आयरन से जल्दी क्रूड होती हैं, रस्ट होती हैं। तो आप लार्ज लार्ज बार्स यहाँ पे यूज करोगे तो आयरन तो बाद में होगी ना, पहले यही आपस में क्रोड, और क्रोयन बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये आयरन और मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है वो आपके पास आज। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।